नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आनुवंशिकता के एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में। एक ऐसा रहस्य जिसे एक साधु ने सुलझाया था। ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है। हजारों सालों से लोग ये सोचते आए हैं। मतलब आखिर ऐसा क्यों होता है कि हाथी का बच्चा हाथी ही होता है और आम के बीज से आम का ही पेड़ उगता है, कुछ और क्यों नहीं? देखिए, हजारों सालों तक इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सब ये तो देखते थे कि हाँ, गुण माँ बाप से बच्चों में आते हैं, पर यह होता कैसे था, इसका तरीका क्या था, ये किसी को नहीं पता था। ये विज्ञान के लिए एक कह सकते हैं एक ब्लैक बॉक्स जैसा था। नतीजा सामने है, पर अंदर क्या चल रहा है वो एक पहेली थी। और मजे की बात तो ये है कि इसके पीछे का साइंस समझे बिना ही हम हजारों सालों से इस ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे थे। सोचिए, खेती में, पशुपालन में शुरुआती इंसानों ने क्या किया? उन्होंने जंगली जानवरों और पौधों में से बेहतर गुणों वालों को चुना और उन्हीं की नस्लें आगे बढ़ाईं। जैसे पंजाब में साहीवाल गायों को बनाया गया, जंगली मवेशियों से चुन चुनकर। पर हां, यह सब था तो एक अंदाजा ही, इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक तरीका नहीं था। तो फिर इस पहेली को सुलझाया किसने? कहानी में एंट्री होती है 19वीं सदी के एक ऑस्ट्रियाई साधु की। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। नाम था उनका ग्रेगर मेंडल, और उनकी लैब कोई हाईटेक लैब नहीं, बल्कि एक मठ का शांत सा बगीचा। तो मेंडल ने किया क्या? चलिए उनकी इस जासूसी को थोड़ा करीब से देखते हैं। उन्होंने 1856 में अपने प्रयोग शुरू किए और पूरे 7 साल 1863 तक सिर्फ एक ही चीज पर काम किया, मटर का पौधा। सोचिए जरा, 7 साल। ये उनके धैर्य और वैज्ञानिक लगन को दिखाता है। और कोई एक दो पौधे नहीं, हजारों पौधों पर काम किया, ताकि जो भी नतीजे निकले वो पक्के हों, भरोसेमंद हों। अब सवाल उठता है कि भाई, मटर का पौधा ही क्यों? हजारों पौधों में से यही क्यों? असल में यह एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस थी। मटर के पौधे में कई ऐसे गुण थे जो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे और एक दूसरे के एकदम उलट थे। जैसे या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार, कोई बीच का रास्ता नहीं था। और इसी वजह से इन पर रिसर्च करना बहुत आसान हो गया। मेंडल का तरीका कितना सधा हुआ था, यह देखना वाकई कमाल का है। उन्होंने ऐसे 7 गुणों को चुना। कौन कौन से? तने की लंबाई, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, और फूल पौधे पर कहां लगता है वो जगह। और हर गुण के 2 ही रूप थे, एकदम साफ। एक को उन्होंने प्रभावी यानी डोमिनेंट और दूसरे को अप्रभावी यानी रिसेसिव। बस इसी से उन्हें एक पैटर्न ढूंढने में मदद मिली। तो चलिए अब मेंडल के उस सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक जासूस की तरह सबूतों को जोड़ा। तो सबसे पहला कदम, मेंडल ने प्योर ब्रीड यानी शुद्ध नस्ल वाले पौधे लिए। मतलब एक ऐसा लंबा पौधा जो हमेशा लंबे बच्चे ही पैदा करे, और एक बौना पौधा जो हमेशा बौने। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से एक लंबे पौधे के पराग को एक बौने पौधे के फूल पर डाला। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और फिर इंतजार किया कि इन बीजों से जो पहली पीढ़ी उगेगी, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, वो कैसी होगी। और ये काम कोई ऐसा वैसा नहीं था, बहुत ही बारीकी से किया गया था। एक फूल के मेल पार्ट्स यानी पुंकेसर को हटा दिया जाता था ताकि वो खुद से पॉलिनेट न कर ले। फिर दूसरे पौधे से पराग लेकर उस पर छिड़का जाता था। मतलब पूरा कंट्रोल था मेंडल के हाथ में, ताकि नतीजों में कोई गड़बड़ न हो। और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी पौधा बौना नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो बौनेपन वाला गुण हवा में गायब हो गया हो। तो बौनेपन वाला वो गुण आखिर गया कहां? यहीं से तो असली मिस्ट्री शुरू होती है। भाई, अगर पेरेंट्स में से एक बौना था तो उसका गुण ऐसे पूरी तरह से गायब कैसे हो सकता है? यही सवाल मेंडल के दिमाग में भी घूम रहा था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसे हम आहा मोमेंट कह सकते हैं। वो पल जब सारे छिपे हुए सुराग सामने आए और एक बहुत बड़ी खोज हुई। तो मेंडल ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने पहली पीढ़ी वाले लंबे पौधों को आपस में ही परागण करने दिया। इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और फिर जो दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी सामने आई, उसमें वो गायब हो चुका बौनापन चमत्कार की तरह वापस आ गया। और सुनिए, वो सिर्फ वापस ही नहीं आया, वो एक बहुत ही सटीक, एक मैथमेटिकल रेशियो में वापस आया। हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा उग रहा था। 3:1, 3:1। मेंडल ने यह एक्सपेरिमेंट जितनी बार भी दोहराया, नतीजा हमेशा हमेशा यही रहा।
इसी 3:1 के अनुपात ने मेंडल को उस आहा मोमेंट तक पहुंचाया। उन्होंने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हर गुण, जैसे पौधे की लंबाई, को 2 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। आज हम इन्हें एलील्स कहते हैं। एक फैक्टर होता है प्रभावी यानी डोमिनेंट, अगर यह मौजूद है तो पौधा लंबा ही दिखेगा, और दूसरा होता है अप्रभावी यानी रिसेसिव। यह बेचारा तभी दिखता है जब डोमिनेंट वाला फैक्टर मौजूद ना हो। और यहीं पर 2 बहुत जरूरी शब्द आते हैं, जीनोटाइप और फीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब पौधे का जेनेटिक मेकअप, कि अंदर एलील्स की जोड़ी कैसी है, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप वो है जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, मतलब पौधा लंबा है या बौना। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये पनेट स्क्वायर। ये चार्ट हमें दिखाता है कि जब F1 पीढ़ी के पौधों, जिनका जीनोटाइप TT था, को क्रॉस कराया गया तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहां साफ दिखता है कि 4 में से 3 कॉम्बिनेशन में पौधा लंबा होगा और सिर्फ 1 में बौना। लीजिए, आ गया वही 3:1 का रेशो। गणित ने पूरी तरह से बायोलॉजी को समझा दिया। और अगर हम जेनेटिक लेवल पर यानी जीनोटाइप को देखें तो रेशो असल में 1:2:1 का है। 25% पौधे हैं शुद्ध लंबे TT, 50% है हाइब्रिड लंबे TT और बाकी 25% है शुद्ध बॉनेट TT। ये मेंडल के मॉडल की भविष्यवाणी थी और ये एकदम सटीक निकली। तो आखिर मेंडल ने अपने उस छोटे से बगीचे से हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें विरासत के यानी आनुवंशिकता के वो बुनियादी नियम दिए जो आज भी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव माने जाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि गुण आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे रंग घुल जाते हैं। नहीं, जब बच्चे बनते हैं तो हर गुण के लिए माँ बाप के दोनों एलील्स अलग अलग हो जाते हैं और बच्चे को हर पेरेंट से सिर्फ एक ही एलील मिलता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, मेंडल का काम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में नहीं था, ये साइंस करने के एक बिल्कुल नए तरीके के बारे में था। सोचिए, ये पहली बार हो रहा था कि कोई बायोलॉजी की गुत्थी सुलझाने के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने बायोलॉजी को एक अंदाजे वाले विषय से निकालकर एक सटीक नापतौल वाला विज्ञान बना दिया। मेंडल के इसी काम ने साइंस की एक पूरी नई ब्रांच को जन्म दिया, जेनेटिक्स। उनके बगीचे में जो कहानी शुरू हुई थी, उसी की वजह से आज हम DNA, जीन मैपिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों को जानते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इस जेनेटिक कोड को समझने की हमारी ये ताकत भविष्य में हमारे लिए और कौन-कौन से दरवाजे खोलने वाली है।